आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास होने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ वो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है और बांग्लादेश की राजधानी लगती है ढाका। ढाका से करीब 30 किलोमीटर दूर पे एक गाँव बसा होता है जिस गाँव का नाम होता है सुंदरगढ़। इसी गाँव में एक परिवार बसा होता है जिसके परिवार के मुखिया का नाम होता है अशफाक। अशफाक की उम्र करीब 42 साल होती है। उनकी पत्नी का नाम होता है शमीम नुसरत। नुसरत और अशफाक के 4 बच्चे होते हैं जिसमें छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है लीमा सफ़ी। पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार होती है। लीमा की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। लीमा सफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत है और पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार होती है, इसलिए उसके पिताजी उसको पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको पढ़ाई के लिए पड़ोसी गाँव नारायण नगर में एक विद्यालय होता है जिसमें उसका एडमिशन करते हैं और लीमा उसी स्कूल में पढ़ने भी जाया करती है। मैं बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2016 की। अशफाक उठते हैं और शौच के लिए शौचालय में जाते हैं और शौचालय में जाने के बाद जब लौट के वापस आते हैं तो अपने बच्चों के रूम में देखते हैं तो अपने बच्चों के रूम में टहल रहे होते हैं। देखते हैं कि सारे बच्चे सो रहे होते हैं लेकिन उनकी छोटी बेटी लीमा सफ़ीन कहीं गायब होती है, दिखाई नहीं देती। उसको देखने के बाद उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं चलने रहती हैं। वो अपने घर में इधर उधर देखते हैं कि लीमा सफ़ीन कहाँ है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अपनी बीवी शमीम नुसरत को जगाते हैं और पूछते हैं कि लीमा सफ़ीन घर में दिखाई नहीं दे रही है। इतना सुना था कि लीमा सफ़ीन की माँ चौंक सी जाती है और उठती अपने घर में चारों तरफ तलाशी करने लगती है, लेकिन लीमा सफ़ीन का कहीं कोई पता नहीं चलता। ये घटना धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलती है। आस पड़ोस के लोग भी लीमा सफ़ीन को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और ये घटना धीरे धीरे आग की तरफ पूरे गाँव में फैलने लगती है। गाँव के लोग भी आते हैं और हर तरह से लीमा सफ़ीन के पिता का मदद करते हैं लीमा को ढूंढने में, लेकिन किसी प्रकार का कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे ही वक्त बीतता होता है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन लीमा का कहीं पता नहीं चलता। अशफाक के भाई का मकान भी उनके पास में ही होता है। वो अपने छोटे भाई को बुलाते हैं और वो दोनों लीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने अपने नज़दीकी थाना पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सीओ होते हैं शाहनवाज हुसैन को अपनी पूरी घटना को बताते हैं कि शाम को हम लोग साथ में ही खाना खाएं और साथ में ही इकट्ठे सोते हैं। हालांकि जब मेरी सुबह नींद टूटी तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची लीमा सफ़ीन कहीं गायब है। हर प्रकार से मैंने कोशिश कर ली लेकिन लीमा का कहीं अता पता नहीं चला। मैं परेशान हो चुका हूँ। इतना सुनना होता है कि शाहनवाज हुसैन सख्ते में आ जाते हैं और अपने एक हवलदार जिनका नाम होता है कबीर रंगरेज को भेज देते हैं रूपनगर लीमा सफ़ीन के बारे में जानकारी करने के लिए। हवलदार आता है, गांव के सभी लोगों से पूछताछ करता है लेकिन किसी प्रकार की उसे कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई सुराग नहीं मिलता। वो खाली हाथ थाने की तरफ लौट जाता है। मामला ऐसे ही गुजर रहा होता है, करीब 2 दिनों का वक्त गुजर जाता है लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता। एक व्यक्ति खेतों से जाते हुए कहीं जा रहा होता है कि उसकी नज़र एक बोरे पे पड़ती है और बोरे में से एक उसे हाथ दिखाई देता है, जिसको हाथ को देखने के बाद उसे ऐसा वो समझ जाता है कि इस बोरे में किसी न किसी व्यक्ति की लाश है और इतना देखना था कि वो बदहवास हो जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो पास के ही एक नज़दीक दुकान होती है जिस पे जाता है और इस घटना को बताता है। इस घटना को बताते उस दुकानदार को समझते देर नहीं लगती कि कहीं ना कहीं ये लीमा सफ़ीन का शव तो नहीं, क्योंकि लीमा सफ़ीन के गांव का ही वो व्यक्ति होता है जिसकी दुकान होती है। और इतना सुनना था कि फ़ौरन वो अशफाक को फ़ोन करता है और अशफाक फ़ौरन घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लाश को जब बोरे से निकाला जाता है तो देखा जाता है उस बोरे में कोई और नहीं लीमा सफ़ीन की लाश होती है। हालांकि ऐसे ही करते काफ़ी भीड़ हो जाती है और इस घटना के बारे में पुलिस को बताया जाता है और पुलिस कुछ ही घंटों में घटनास्थल पर पहुँचती है और लाश को पंचनामा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि लाश को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार उसको दफन किया जाता है। इनके बाद उसका रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट जैसा होता है उसको सुनने के बाद लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिपोर्ट से मालूम चलता है कि लीमा सफ़ीन करीब 2.5 महीने से गर्भवती है और मौत के कारण का तो कुछ खास खुलासा नहीं होता, लेकिन इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों के रोंगटे खड़े जाते हैं कि एक 13 साल की लड़की और 2.5 महीने की गर्भवती, ये कैसे हो सकता है, इस दुराचार को किसने किया है। सभी लोगों का वक्त हो ना हो, जिस व्यक्ति ने इस लड़की को गर्भवती किया उसी व्यक्ति ने इस लड़की की जान। इतना मालूम पड़ना था कि लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, ना पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। पुलिस पे प्रशासन पे भी जोर पड़ने लगता है। पुलिस भी अपने हरकत में आती है और इस घटना को खुलासा करने की जी तोड़ कोशिश करने लगती है। ये केस पुलिस के लिए एक चुनौती सा बनता जा रहा होता है। पुलिस एक दिन फिर इस घटनाक्रम को शुरू से जानना चाहती है और फिर रूपनगर आती है पुलिस, और पुलिस आने के बाद गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और लीमा सफ़ीन के बारे में सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है शाहनवाज हुसैन के दिमाग में एक आइडिया सोचता है, क्यों ना इस लीमा सफ़ीन के सहेलियों से इसके बारे में कुछ पूछताछ की जाए और उसके बारे में हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ जानकारी मिल जाए। और गांव के सभी लड़कियों को बुलाया जाता है जो लीमा सफ़ीन की सहेली होती है, करीबी होती हैं, और सभी लड़कियों से उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि एक बच्ची होती है जो लीमा सफ़ीन के बारे में पुलिस को कुछ बताना चाह रही होती है लेकिन डरती है। पुलिस उसको देखते ही समझ जाती है कि ये लड़की कुछ ना कुछ छुपा
पुलिस उस लड़की को बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम लीमा सफ़ीन के बारे में कुछ जानती हो। तो वो पहले तो मना करती है, लेकिन पुलिस उसको बताती है, समझाती है कि क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे सहेली का जो कातिल है वो घूम रहा है, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, उसको पकड़ने में क्या तुम मदद नहीं करना चाहोगी पुलिस की। इतना सुनना था कि लड़की वो कहानी बताने लग। लड़की बताती है कि लीमा और मैं साथ में नाराजगंज में पढ़ाई, ट्यूशन का जो मास्टर होता है जिसका नाम होता है कोची, बताती है कि कोची जो होता है वो लोग जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ गलत हरकत करता है, उनके साथ मजाक मजाक में कभी बेड टच भी करता है, लेकिन लड़कियां उनका कुछ विरोध नहीं करती। ऐसा ही वक्त गुजर रहा होता है। ये उसकी बताती है कि मैंने कई बार कोची का विरोध किया है, जिसके कारण मेरा और लीना का अलग अलग टाइमिंग पे ट्यूशन देने लगता है। लीमा को अलग बुलाने लगता है और मुझे सभी बच्चों के साथ पढ़ाने लगता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है और लीमा अब अकेले स्कूल जाने लगती है और मैं अकेले जाने लगती हूँ। हो ना हो मुझे शक है कि इस घटना में कहीं ना कहीं कोची का ही हाथ है। और इतना सुना था कि पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और कोची को जब पुलिस धर दबोच कर थाने लाती है और पूछताछ, कोची पुलिस को घुमाने का भरसक प्रयत्न करता है, लेकिन वो घुमा नहीं पाता। पुलिस उसके अरमानों को समझ जाती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो जाता है और तोते की तरफ पूरी कहानी को सुनाने लगता है। कोची बताता है कि जब पहली बार वो लीमा सफ़ीन को देखता है तो उसकी खूबसूरती पे वो दीवाना हो जाता है, उसके पाने के लिए वो मचलने लगता है और मौके की तलाश करने लगता है। ऐसा ही वक्त होता है और धीरे धीरे उसके साथ हंसी मजाक करते करते उसके साथ अश्लील हरकतें भी करने लगता है, जिसका विरोध लीमा सफ़ीन नहीं करती है। एक दिन ऐसा भी होता है कि लीमा सफ़ीन एक दिन उदास बैठी होती है और इस मौके को देख कर कोची पूछ उठता है कि लीमा आज क्यों तुम उदास बैठी हो। तो लीमा बताती है कि 3-4 महीनों से मैं काफ़ी बीमार थी, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और नंबर कम आएंगे, हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊँ, मेरे घर वाले मुझे मारेंगे, गाली भी देंगे, तमाम तरह से प्रताड़ित भी करेंगे। इतना सुनना था कि कोची कहता है कि मेरा स्कूलों में सेटिंग, मैं चाहूँ तो तुम्हारे नंबर को बढ़वा सकता हूँ, तुम्हें अच्छे नंबरों से पास भी करा सकता हूँ। इतना लीमा सफ़ीन उसकी बातों में आ जाती है और पूछती है, सर आप मेरा नंबर बढ़वा देंगे तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। तो कोची कहता है इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम करूँगा और तुम मेरा काम कर दो। तो लीमा सफ़ीन पूछती है कोची से, कौन सा काम करना होगा सर। तो कोची अपने मन की ख्वाहिशों को लीमा सफ़ीन को बताता है। बहला फुसलाकर कोची लीमा सफ़ीन के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाता है और ये संबंध बार बार बनता रहता है, लगातार बनता रहता है। ऐसा ही वक्त गुजर रहा होता है और एक दिन कोचिंग में ही लीमा सफ़ीन उल्टियाँ करने लगती है, जिसको देख के कोची के होश फाख्ता हो जाते हैं। कोची को समझते देर नहीं लगती कि लगता है कि लीमा सफ़ीन कहीं गर्भवती न हो गई हो। कोची अपने स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाता है और लीमा सफ़ीन का इलाज कराता है। इलाज के दौरान लीमा को पता चलता है कि उसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा पल रहा होता है और ये बात जब कोची को पता चलती है तो कोची के भी होश उड़ जाते हैं। लीमा सफ़ीन से कहता है कि कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज करा दूंगा, तुम ठीक हो। ये घटना किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगी। इतना सुना था कि लीमा सफ़ीन को भी कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है और लीमा सफ़ीन उसकी बातों में आ जाती है। कोची कहता है कि आज तुम्हारे घर पे जब सभी लोग खाना खा के सो जाएंगे तो तुम जगी रहना और एक जगह बताता है जहाँ पे उसका मैं तुम्हारा और तुम उस जगह पे आना और मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा जिसकी दवाइयों से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लीमा सफ़ीन उसकी बातों में आ जाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद सभी लोग जब सो जाते हैं तो लीमा सफ़ीन उसके बताए गए स्थान पर पहुँचती है, जहाँ पे पहले से ही कोची उसका इंतजार कर रहा होता है। कोची लीमा सफ़ीन को लेकर एक स्थानीय डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर एक दवाई देता है और बोलता है इस दवाई को खिलाने के बाद कुछ ही घंटों में इस लड़की का गर्भपात हो जाएगा और तुम इस मुसीबत से बच भी जाओ। खाने के बाद इस लड़की को थोड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, पसीने भी आएंगे और चीखेगी भी, चिल्लाएगी भी, लेकिन घबराना नहीं, वो जल्दी ही गर्भपात होते ही वो पहले से स्थिति में आ जाएगी। हाँ, सुना था ये कोची लीमा सफ़ीन को वो दवाई वहीं पे खिला देता है। दवाई खाने के कुछ मिनटों बाद वो दवाई अपना असर दिखाने लगती है। लीमा सफ़ीन की बेचैनियाँ बढ़ने लगती है, वो तड़पने लगती है, सी होने लगती है। इस बेचैनी को देख के कोची उसे अपनी गाड़ी पे बैठाता और अपने घर लेके आ जाता है। लीमा सफ़ीन की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। इसको देख के कोची घबराने लगता है। घबराहट में वो उसको एक रूम में ले जाता है और वहीं पे सुला देता है और इंतजार करने लगता है कि कुछ ही घंटों में हो सकता है गर्भपात हो जाए तो ये ठीक हो जाए। लेकिन ठीक होने के बजाय उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। लीमा सफ़ीन और परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है। अब इस चिल्लाहट को देख के वो कहीं ना कहीं घबराने लगता है कि हो सकता है कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए और वो कमरे से बाहर आके बैठ जाता है और सोचने लगता है। और कुछ मिनटों के बाद वो जब अंदर जाता है तो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि लीमा सफ़ीन की जान जा चुकी होती है। लीमा सफ़ीन मर चुकी होती है। अब इस घटना को देखने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एक बोरी का व्यवस्था करता है और लीमा सफ़ीन की लाश को उस बोरी में भरता है और उसी खेत में ले जाकर फेंक देता है जहाँ पे वो किसान उस लाश को। आगे की घटना तो आप लोगों को मालूम ही होती है कि किसान जाता है और ये घटना पूरे गांव में मालूम पड़ती है लाश के बारे में और पुलिस आती है और पुलिस कोची को जब पकड़ती है तो सारे घटना का पर्दाफाश होता है।
हालांकि इस घटना को सुनाने का और बताने का मकसद किसी को तकलीफ या दुख पहुंचाने का नहीं है। हालांकि इस घटना के बताने का मकसद ये है कि आप लोग अवेयर रहें, ऐसे टीचरों से बच के रहें, हर लोगों पे इतनी आसानी से भरोसा न कर ले, अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता रखें कि उनकी हर बात को आप जान सके, समझ सकें। इस घटना के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में, और किसी प्रकार का सुझाव या सलाह हो तो हमें जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।